हेलो एवरीवन। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी प्रिंट कल्चर चैप्टर को रिवाइज करना विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो कल मैंने 5 MCQ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये है स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस स्क्राइब। देखिए, इस टॉपिक से, इस क्वेश्चन से आपको एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा स्क्राइब के बारे में, जो बड़ा ही फेमस है, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। स्क्राइब, ठीक है भाई। स्क्राइब टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। जिसने पढ़ा होगा दैट्स ओके, अदरवाइज जिसने नहीं भी पढ़ा होगा उसका भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि स्क्राइब होता क्या है। ओके, तो स्क्राइब का मतलब होता है a skilled handwriters who wrote manuscript by the hand। स्क्राइबर ऐसे लोग होते हैं जो हाथों से लिखते हैं। जब प्रिंट कल्चर, जो आज के टाइम पे जो प्रिंट टेक्नोलॉजी, जैसे आजकल हम लोग प्रिंटर से प्रिंट आउट कर लेते हैं, फ़ोटो कॉपी करा लेते हैं, बहुत काफ़ी टाइम पहले जब प्रिंट कल्चर डेवलप हो रहा था, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, कोई फ़ोटो कॉपी की मशीन नहीं थी। तो उस टाइम पे स्क्राइबर्स रखे जाते थे। स्क्राइबर्स की जॉब आती थी। लोग जिनके अच्छे हैंड राइटिंग होते थे वो लोग स्क्राइबर कहे जाते थे, और उनका काम ही होता था कि कैसे लिखना है, कैसे फ़ोटो कॉपी करना है। एक कॉपी को देख के दूसरे कॉपी पे वो लोग नोट करते थे, उसको लिखते थे। और उस टाइम पे लिटरेसी रेट, लिखने का कल्चर था नहीं, तो बहुत ही सेलेक्टेड लोग होते थे जिनको लिखने आता था और जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती थी, और जो स्किल्ड होते थे, प्रोफेशनल होते थे स्पेशली। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि स्क्राइब क्या होता है। ओके, तो स्क्राइब्स या स्क्राइबर्स आर द स्किल्ड हैंड राइटर हु रोट मैन्युस्क्रिप्ट बाय द हैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ड्यूरिंग विच पीरियड वर प्रिंटिंग प्रेस सेट अप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट कंट्रीज ऑफ द यूरोप। यूरोप में आपको पता है कि यूरोप में जो प्रिंट टेक्नोलॉजी था, जो प्रेस था, वो चाइना से मार्को पोलो लेके गए थे 30वीं सेंचुरी में। ठीक है, फिर इटली में ये ले गए थे, और ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फेमस हो गया था। तो ये पूछ रहा है कि मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप में फेमस कब हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1452, 1452, 1500। ये ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको आता है इट्स ओके, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रिलीजियस रिफॉर्मर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की बात करी गई थी, और ये बात किसने करी थी? तो मार्टिन लूथर ने करा था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मार्टिन लूथर। ठीक है, आपको पता है कि जो रिलीजन था, क्रिश्चियनिटी था यूरोप में स्पेशली, उसके अगेंस्ट कैथोलिक जो चर्च होते थे उसमें बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस थे, बहुत ज़्यादा एविल्स थे, इल एंड एविल प्रैक्टिसेस होते थे वहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें कुरीतियाँ थी, इलॉजिकल कुछ कुप्रथाएं जिसको बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस था। तो उस क्रिश्चियनिटी के अंदर जो भी कमियां थी, बुराइयां थी, उसको क्रिटिसाइज़ किया था मार्टिन लूथर ने, और उन्होंने उसमें रिफॉर्म की बात करी थी कि क्रिश्चियनिटी में भी रिफॉर्म होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, और इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। यानी कि ये प्रोटेस्टेंट थे, और एक क्रिश्चियनिटी के अंदर, एक क्रिश्चियनिटी दो पार्ट में क्लासिफाइड या डिवाइड हो गई थी। एक को बोलते हैं कैथोलिक क्रिश्चियन, और एक होते हैं प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन। तो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन जो होते हैं ये थोड़े मॉडर्न ख्यालात के होते हैं,
थोड़े से ये प्रेजेंट टाइम को ये कंजर्वेटिव नहीं होते हैं, थोड़े से मॉडर्न वाले होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन से रिगार्डिंग मार्टिन लूथर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर ने एक बुक लिखी थी, ठीक है भाई, मार्टिन लूथर ने, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, हु रोट 95 थीसिस। 95 थीसिस एक बुक था, और ये बुक लिखा किसने था, तो यही मार्टिन लूथर ने ही लिखा था, ठीक है, 95 थीसिस। और ये इसके राइटर कौन थे, मार्टिन लूथर, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने देख लिया, एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव बन सकता है, शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट टाइप में, कि 95 थीसिस के बारे में लिखो आप, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 95 थीसिस, या राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्टिन लूथर। तो आप इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो कि 95 थीसिस वाज अ बुक दैट क्रिटिसाइज्ड many of the practices and rituals of रोमन कैथोलिक चर्च। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मार्टिन लूथर ने जो 95 थीसिस बुक लिखी थी, इट वाज टोटली अबाउट इट वाज एक्चुअली क्रिटिसिज्म, इट क्रिटिसाइज्ड द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। जो भी उसके बुराइयां थी, कमियां थी, उसको इन्होंने हाईलाइट किया था इस बुक में, ठीक है। तो मार्टिन लूथर ने कौन सी बुक लिखी थी भाई, तो 95 थीसिस। ओके गुड, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्टिन लूथर। ओके, तो मार्टिन लूथर से दो क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 10, कंपोजिटर। यहाँ से एक क्वेश्चन बना है, ये आपके वो कैब से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में जो साइड में डेफिनेशंस दे रखे होते हैं वहाँ से क्वेश्चन है, कंपोजिटर। तो कंपोजिटर क्या है भाई, कंपोजिटर क्या होता है, कौन होते हैं कंपोजिटर। तो सिंपल सी बात है, आप कर ले जाओगे, कंपोजिटर इज अ पर्सन हु कंपोजेज द टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग, ठीक है। कंपोजिटर भी एक ऐसे बंदे को बोलते हैं, कोई ऐसा पर्सन जिसका काम होता है कंपोज करना टेक्स्ट को, और टेक्स्ट को कंपोज करने के बाद वो फिर प्रिंटिंग के लिए आगे फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। तो कंपोजिटर इज अ पर्सन हु कंपोजेज द टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के लिए जो भी टेक्स्ट तैयार करता है, कंपोज करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ कंपोजिटर। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 11, गैले क्या है, ठीक है। गैली या गैले क्या होता है भाई, ये क्वेश्चन, ये भी वोकैब से क्वेश्चन है कि गैले क्या होते हैं, इसके बारे में जान लो। तो गैली इज एक्चुअली अ मेटल फ्रेम, ठीक है। गैली क्या होता है भाई, ये एक मेटल फ्रेम होता है इन विच टाइप्स आर लेड एंड टेक्स्ट आर कंपोज्ड, ठीक है। सिंपल सा, आप ये फिगर वाले क्वेश्चन में होगा, डेफिनेशन वाले पोर्शन, वोकैब वाले पोर्शन का क्वेश्चन एनसीईआरटी में, आप इसको देख सकते हो। तो सिंपली आपको परेशान नहीं होना, इतना आप जानो कि गैलीज क्या होते हैं, गैली क्या होता है। तो गैली इज़ अ मेटल फ्रेम, और इस फ्रेम में टाइप्स को रखा जाता था उसको, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है यहाँ पे, इसके बेस पे आपको सही आंसर बताने हैं। ये भी वोकैब डेफिनेशन से क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ओके, अंडरस्टैंड, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस in which absolute power is exercised by the individual, unregulated by legal and constitutional checks, ठीक है। ये लाइन आपको पढ़ के क्या याद आता है, ये किसको किस वर्ड का डेफिनेशन है एक्चुअली, तो आई होप आप समझ जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा डेस्पोटिज्म, ठीक है भाई। डेस्पोटिक वर्ड या डेस्पोटिज्म का ये डेफिनेशन है। डेस्पोटिज्म का मतलब होता है डिक्टेटरशिप, या जिसको बोलते हैं निरंकुश, जिस पे कोई अंकुश न लगा पाए, जो अनरेगुलेटेड पावर को एक्सरसाइज करता है, ठीक है। जिसको तानाशाही भी बोलते हैं, तानाशाह लोग होते हैं, ठीक है। तो तानाशाही काइंड ऑफ जो गवर्नेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डेस्पोटिज्म। ओके, सो इसको इंग्लिश में डिफाइन करते हैं, डेस्पोटिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो इन दिस
form of governance, there is a person, there is an individual who will exercise the absolute power. उसके पास एब्सोल्यूट पावर होता है, अनलिमिटेड पावर होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, अनरेगुलेटेड पावर होता है, ठीक है। और ये जो पावर होता है इट इज़ एक्सरसाइज बाय ए इंडिविजुअल, कोई एक ही पर्सन होता है। जैसे आप कह सकते हो नॉर्थ कोरिया में जो है किम जोंग, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही किम जोंग बोलते हैं उसको, राइट। तो वो एक डिस्पोटिक पर्सन है, वो वन पर्सन है, उसके पास सभी पावर, ऑल एब्सोल्यूट पावर है उसके पास, वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं, उसके ऊपर कोई कंट्रोल, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई रेगुलेशन काम नहीं करता, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। गॉट इट, ओके। सो आई होप डेस्पोटिज्म वर्ड का मतलब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट 13 क्वेश्चन, देखो ये सीबीएसई ने पूछ भी रखा है 2020 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द रीजन फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ साइंटिफिक आइडियाज एमंग द कॉमन पीपल इन 18th सेंचुरी यूरोप। आप क्या समझ पा रहे हो कि कौन सा इसमें एक कारण नहीं है जिसके वजह से साइंटिफिक आइडियाज पॉपुलर हुआ था 18th सेंचुरी में यूरोप में। ओके, तो कौन सा रीज़न नहीं है ये पूछ रहा है। ओके, ध्यान रखना है यहाँ पे नॉट द रीज़न। ओके, आई होप आप अटेम्प्ट कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। अंडरस्टैंड। सो दिस इज इसका आंसर मैं डायरेक्ट आपको टिक करता हूँ, इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी एक्सप्लेनेशन करते हैं इस टॉपिक से, हम इस क्वेश्चन के हेल्प से हम एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। टॉपिक ये है कि आपको पता है कि जैसे ही प्रिंट कल्चर यूरोप में डेवलप हो गया था, प्रिंट कल्चर आने के वजह से, प्रिंटिंग मशीन आने के वजह से क्या हुआ था कि जो साइंटिफिक वर्क्स होते थे, साइंटिफिक आइडियाज़ होते थे, वो भी किताबों में, न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में छपने स्टार्ट हो गए। और जो भी इंटरेस्टेड लोग होते थे उसको पढ़ते थे, उसको समझते थे, ठीक है भाई। और पहली बार ऐसा हुआ था कि साइंटिफिक वर्क भी प्रिंट होना स्टार्ट हो गया था, रिसर्च पेपर पब्लिश होने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश होता है, उस टाइम पे भी साइंटिफिक वर्क लिखने स्टार्ट हो गए थे। और इसका बेहतर एग्जांपल है जो इज़ैक न्यूटन थे, इनके भी कुछ प्रिंसिपल्स, आइडियाज़ प्रिंट होना स्टार्ट हो गया था। तो जिसको भी साइंटिफिक वर्क में इंटरेस्ट होता, वो लोग ऐसे मैगजीन को, ऐसे प्रिंट को खरीदते थे, पढ़ते थे। जैसे आज के टाइम पे भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग न्यूटन की बुक ऑर्डर करके, ऑनलाइन ऑर्डर करके पढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हॉकिंस की किताबें पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट की बातें हैं। अगर प्रिंट कल्चर आया था तो इससे साइंटिफिक आइडियाज़ भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, ठीक है भाई, ओके। अंडरस्टैंड। तो इसका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अदर ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे देखो, प्रिंटिंग ऑफ आइडियाज़ प्रिंटिंग ऑफ आइडियाज़ ऑफ आइजैक न्यूटन, ये तो रीज़न था, ये तो रीज़न है। आंसर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रीज़न कौन सा नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, ये भी रीज़न है भाई। इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन साइंस एंड रीज़न, ये तीनों ऑप्शन रीज़न है, इसका कारण बता रहा है। आपसे पूछ रहा है नॉट अ रीज़न, तो ट्रेडिशनल आर्टिसंस ग्रुप सपोर्टेड इट, ये नहीं था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, ओके। अंडरस्टैंड। सिंपल सा ये है कि बिब्लियोथिक ब्लू क्या है, ये आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन आ सकता है ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो बिब्लियोथिक ब्लू बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था फ्रांस में। क्यों फेमस हो गया था भाई, इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों था? तो इसका आंसर होगा क्योंकि ये फेमस था। बिब्लियोथिक ब्लूज वर चीप एंड स्मॉल बुक्स, ये सस्ती और छोटी सी किताबें होती थी फ्रांस में। इसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी कम क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी का नहीं होता था, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। इसका नाम ब्लू क्यों रखा, बिब्लियोथिक ब्लू क्यों रखा गया? क्योंकि इसका जो कवर था वो ब्लू कलर का होता था। गॉट इट? तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, कहाँ पे फेमस था? फ्रांस में फेमस था, ओके। तो ये है आपका 14 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 15 क्वेश्चन।
दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 15. ओके. ये भी सीबीएसई ने क्वेश्चन को पूछा है भाई 2020 में. आप देख लो कि ये चैपमैन क्या होते हैं. तो चैपमैन आर द सेलर्स ऑफ पेनी चैप बुक. आपको पता है उस टाइम पे छोटी छोटी किताबें आती थी, पॉकेट डिक्शनरी काइंड ऑफ. ठीक है, क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि चैप बुक क्या होती है. छोटी किताबें होती हैं, सस्ती किताबें होती हैं, जिसको पेनी बुक बोलते हैं. सिंगल पेनी में यू कैन से कि 1 रुपये में एक छोटी सी डिक्शनरी मिल जाती थी. 1 रुपये 2 रुपये में, ऐसे समझ लो. और बहुत ही सस्ती होती थी. इसी को हम लोग चैप बुक बोलते हैं. और ये चैप बुक ये बहुत ही ज़्यादा यू कैन से कि इट यूज टू बी वेरी हैंडी. इसको कैरी करना बड़ा आसान था. छोटी छोटी किताबें होंगी, पॉकेट में भी रख लो आप. बुक जो बड़ी बुक होती है, हैवी बुक होती है, उसको कैरी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. बट ये सब चैप बुक होते थे. पॉकेट में रख लो, बैग में रख लो, कहीं पे भी हाथों में ऐसे लेके जा रहे हो. तो ऐसे किताबों को जो बेचने वाले होते थे उसको चैपमैन बोला जाता था. ठीक है भाई. तो ये था आज के 15 क्वेश्चन. कल मैंने 5 क्वेश्चंस कराए थे, आज मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए. और इसके जो टॉपिक है वो आप एक बार रिवाइज कर लेना. आगे का एपिसोड हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू.